So hello everyone, once again welcome back. I am Dhruv here, Director NetApps Company Bangalore, and I can see here Astos and Anil Kumar. Hi Astos. Hello, sir. Astos, let me start the discussion here. I think here three people have joined: Astos, Anil, Pritam. कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे लेकिन इसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ. मैं आपको और लोगों को अपने बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा. हम आपको बता दें कि आई वुड रिक्वेस्ट यू आर सभी लोग अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज़, और जब आपको टाइम दिया जाएगा उसी समय पे आपको बोलना है. बहुत ही सिंपल डिस्कशन होगा, डोंट वरी. प्रीतम अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, थैंक यू. तो जो डिस्कशन है, ये एजेंडा ये होगा कि हम आपको कंपनी के बारे में डिस्कस करें, आपको जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएं, वर्क क्या होगा, क्या काम करना पड़ेगा. आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. तो वंस अगेन, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं एज ए डायरेक्टर नेटएप्स कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ पिछले 15 ईयर से. अगर मैं नेटएप्स फाउंडेशन की बात करूँ तो नेटएप्स फाउंडेशन की जो है ये आपका बेंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और 2007 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और ये कंपनी पिछले 15 ईयर से इंडस्ट्री में काम कर रही है. So guys, just be online. There are few more people are supposed to join. Just 1 minute, I am coming, guys. हाँ भैया. So sorry guys, there are some technical issues. So I think मेरी आवाज़ जा रही है. आशुतोष, can you confirm? Yes, sir. Clear. ओके. सो हम डिस्कशन कर रहे थे डियर रिगार्डिंग द नेटएप्स फाउंडेशन. तो मैं आपको डायरेक्टली इसके वेब पेज पे ले चलता हूँ और थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली कम टू द पॉइंट आऊँगा. तो जिन लोगों ने कंपनी की वेबसाइट अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग कंपनी की वेबसाइट को देख सकते हैं. स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है मेरा आशुतोष? Yes, sir. ओके. तो अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट को अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो बेसिकली तौर पे अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं यहाँ पे अबाउट सेक्शन में,
तो हम इसको थोड़ा सा वीडियो प्ले करेंगे। आई थिंक देयर इन नेटवर्क इशू है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग वीडियो बाद में देख लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो ये स्क्रीन जो दिखाई पड़ रहा है, ये अगर एक्चुअली हम बात करें तो 2007-8 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और हम एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड फर्म है। 2007 से 8 कर रहा हूँ। 2007 से 2017 तक ये कंपनी 3D इंडिया ग्रुप के नाम से थी और 2017-18 में इसको हमने नेम चेंज किया नेटएस फाउंडेशन के नाम से। अगर हम थोड़ा सा इसकी जर्नी के बारे में बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी में जो बच्चे एकेडमिकली पुअर हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या ऐसे बच्चे जो लोग ट्रांसजेंडर हैं या नक्सलिज्म टेररिज्म के विक्टिम से हो गए हैं, हम इन बच्चों को काउंसिल करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन के साथ ही। हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक साल में 20,000 लगभग 50,000 बच्चों को एनुअली अब्रॉड भेजते हैं। 50,000 को हम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करते हैं, बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं और 1 लाख बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा टारगेट होता है 2 लाख बच्चों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट एनुअली प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा काम होता है कि हम लोग एनुअली 20 लाख गर्ल्स को 20 लाख गर्ल्स को हम लोग उनको फ्री में एजुकेशन और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ 10 लाख बच्चों को हम स्कूल लेवल पे जा करके उनको डिजिटल और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हम देते हैं। तो ये तो है कंपनी का विजन मिशन। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज बहुत फंस रही है। ओके सर आवाज बहुत फंस रही है सर। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अब आवाज Yeah. ओके यस सर। सो ये था थोड़ा सा कंपनी का विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वैकेंसी है जिसके लिए आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक्चुअली ये काम क्या है और आप लोगों को करना क्या है, और उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। जैसे आशुतोष, अनिल और प्रीतम आप हो, तो देखिए जो मेन काम इसमें ये है कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका नाम है अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम। और 2000 अभी 1 से 1.5 साल पहले आपके जो पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था, सीखो और कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। तो हमारा काम क्या है कि इस प्रोग्राम को पूरे भारत भर में इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो हमें जो मेन काम है इसमें, बच्चों को, आजकल जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लोग प्लेन एजुकेशन तरफ मूव कर रहे हैं। प्लेन एजुकेशन इन द सेंस नॉर्मली 10 के बाद 12, 12 के बाद बीए, बीए के बाद एमए, एलएलबी एंड ऑल। तो हमें उन बच्चों को मोटिवेट करना है कि आप लोग टेक्निकल एजुकेशन लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से ही आपको 15,000, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयमेंट भी ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। मतलब आप टेक्निकल एजुकेशन में नाम लिखाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ या फीस रिसिप्ट दिखाओ और साथ ही साथ ऑन द स्पॉट उसी डोमेन में आप जॉब करो। तो इस तरह से बच्चों को प्रमोट करना कि आप टेक्निकल एजुकेशन लीजिए या प्रोफेशनल एजुकेशन लीजिए या ऐसा एजुकेशन लीजिए जिसकी मार्केट में डिमांड है और आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी एक वैकेंसी जो कि हमारे पास अभी आई है, एक कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट बोलती है कि सर, फ्लिपकार्ट है और एक है डिजिटल टेक्नोलॉजी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी बोलती है कि सर मुझे अपने कंपनी के लिए सर्विस इंजीनियर चाहिए, और फ्लिपकार्ट बोलता है कि सर हमें अपने कंपनी के लिए वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव और स्टोर ऑफिसर्स और इसके साथ ही कुछ लॉजिस्टिक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। अब इनका कहना यह है कि सर हमारे पास कैंडिडेट आप वही भेजिएगा जो कम से कम अगले 6 महीने से 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक हमारे यहाँ रुकें। ऐसा कैंडिडेट मत भेजिएगा जो लोग 2 से 4 महीने काम करें छोड़ करके चले जाएं। और हमें वही कैंडिडेट चाहिए जो पढ़ने वाले हों। तो ऐसा क्यों किया गया है
क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, क्योंकि इनको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से, तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो अब उनका कहना है कि अगर कोई लेट्स सपोज अगर कोई कैंडिडेट 10वीं पास किया हुआ है या 12वीं पास किया हुआ है, तो कंपनी उनको स्टोर इंचार्ज, स्टोर ऑफिसर का जॉब भी दे रही है, काउंटर सेल्स का जॉब भी दे रही है, वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का जॉब दे रही है। इसके साथ उनको 20,000 25,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दे रही है, प्लस फूड एंड ट्रांसपोर्ट अलग से दे रही है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट ये तभी देंगे, उन्हीं बच्चों को देंगे जो लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का काम है, जो आप लोगों को करना है, वो काम क्या है, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मेन काम ये है कि आप लोगों को जो बच्चों की काउंसलिंग करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनको कन्विंसिंग करना है, और उनको टेक्निकल एजुकेशन में उनका पहली बात स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है उनका एडमिशन करा देना है, जैसा कंपनी का गाइडलाइंस होता है। और उनका जब एडमिशन हो गया, उनसे प्रूफ मांगिए कि आप फीस रिसिप्ट या तो आईडी कार्ड अपने कॉलेज का सबमिट करो, जहाँ पे आपका एडमिशन कंपनी ने सजेस्ट किया है। जब वो दिखा दे, उसके बाद फिर आप एचआर से कोऑर्डिनेट करके उस बच्चे को बोलो कि अब आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइनिंग करो, जिससे कैंडिडेट को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए, और जो सैलरी मिले उसी सैलरी से वो अपनी आगे की फ़ीस वगैरह जमा कर सके। तो बहुत ही सिंपल वर्क है, ऐसा कोई सेल्स वर्क, हार्ड वर्क नहीं है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल और लूँगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे सुबोध, आप भी हो, प्रीतम है, आशुतोष, अनिल कुमार हैं, 4 लोग हो। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत किसको पड़ती है, तो आपके अनुसार किस लेवल के बच्चों को काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? कोई बता सकता है यहाँ पे? सर मिडिल क्लास जिनके पेरेंट्स को ज्यादा डाउट होता है कि मतलब ये सब चीजें अभी ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, अगर है तो उनको एक रियल सिंपैथी चाहिए होती है कि हाँ नहीं हम नहीं, बैठ के बता सके सामने से कि हाँ ऐसा कुछ काउंसलिंग की जिनको जरूरत है, जो मतलब अपने आर्थिक रूप से कमजोर भी है लेकिन वो आगे पढ़ना चाह रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, रियल काउंसलिंग वहां जरूरत पड़ती है। आशुतोष, हमारे क्वेश्चन को आप नहीं समझे। मेरा जी क्वेश्चन ये बताइए। था, अपना माइक्रोफोन बंद करिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा काउंसलिंग किस एज के ग्रुप को पड़ती है, किस तरह के बच्चों को पड़ती है? मेरा क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन को समझिए तब आंसर दीजिए। सर 18 से 21। राइट। तो जो ये टीनेजर्स हैं, जो अपना एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसका चल रहा है, जो इम्पल्सिव हैं, जो 10th पास कर चुके हैं, और अभी 16-17 जो टीनेजर्स हैं, इन बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है 12वीं क्लास के बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे अभी इंटर कॉलेज किए हुए हैं, PUC कंप्लीट किए हुए हैं, ITI कंप्लीट किया। अब इनको पता नहीं कि हमें विच करियर ऑप्शन इज गुड और बैड। अब उनको जो सजेशन मिल जाता है उनके पेरेंट्स, उनके या फिर अदर कलीग्स या फिर उनके रिलेटिव्स जो बता देते हैं, उसी को मान करके आगे पढ़ते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है ऐसे बच्चे पढ़ाई तो कर लिए, डिग्री तो आ गई उनके पास, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलता। आज के डेट में जो डिग्री मिल रही है, 90% जो एजुकेशन है वो थियोरेटिकल मॉडल सिस्टम है। करेक्ट? तो थियोरेटिकल अगर मॉडल है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसने एक बिग एडवर्टाइजमेंट किसी न्यूज़पेपर में देखा कि एक उसको इंजीनियरिंग करने का मन है, और जा करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने नाम लिखा लिया। जब वो कॉलेज में पहले दिन गया, तो उसको जो वहाँ पे एडमिशन मैनेजर थे, या जो प्रोफेसर थे, या जो लेक्चरर थे, या डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे यहाँ से ज़्यादा प्लेसमेंट कहीं पे होता नहीं है। अब ऐसे कैंडिडेट क्या होता है, अब ऐसे कैंडिडेट जब कंपनी को, कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, तो पता चलता है कि पहले दिन से उनका जो ओरिएंटेशन होता है, जो पहला दिन होता है, वो होता है ओरिएंटेशन, जिसको हम ओरिएंटेशन डे बोलते हैं, वो इंग्लिश से शुरुआत होता है। तो मेन समस्या कहाँ पे आती है? मेन समस्या यहाँ पे आती है कि अब ऐसे बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नाम लिखा लिए, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वे बच्चे अगर स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, जिनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश नहीं है, किसी ने तमिल में पढ़ा, किसी ने तेलुगु में पढ़ा, किसी कन्नड़ा में, किसी मराठी में, किसी ने हिंदी में, कुछ ने गुजराती में,
लेकिन सडनली उसको अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो बच्चा जब तक समझ पाता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अब पहले ही सेमेस्टर में उस बच्चे को बैकलॉग लग जाता है। अब एक बार बैकलॉग लग गया तो उस बच्चे का प्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली कॉलेज के द्वारा। तो एक तो रीज़न जो सबसे बड़ा चैलेंज है सोसाइटी का, वो है कि एक अपने सोसाइटी की मिथ है कि जिसको फराटेदार इंग्लिश आती है वही कैंडिडेट अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। ऐसा नहीं कि गांव में जो बच्चे हैं उनको टैलेंट नहीं है। हाँ, टैलेंट उनके अंदर है, मैथ्स का है, साइंस का है, इंग्लिश का थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उनका बैकग्राउंड उस तरह का नहीं होता है। तो हमारा जो नेटैप्स का या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि हम इन बच्चों को, जो लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम कैसे इंजीनियरिंग सिखाएं। तो उसका तरीका ये है कि उनको हम क्यों ना प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाएं, और साथ ही साथ थ्योरेटिकल उनको उतना ही सिखाएं जितना उनके लिए ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, फार्मेसी, नर्सिंग करना तो चाहते हैं, बट उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो लोग फीस जमा नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी रिक्शे वाले का लड़का है या मोची का लड़का है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको लोन भी नहीं मिलता है। तो ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि भाई आप आइए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नाम लिखाइए, नाम लिखाने तक का खर्चा आपका है, बाकी जब आप नाम लिखा लोगे तो बाकी जो हम आपको वहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड देंगे, और उसी स्टाइपेंड से फिर अपना आगे का फीस जमा करिएगा, वो भी EMI में। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इससे दूर हो गई। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब कैंडिडेट वहाँ पे प्रैक्टिकली सीख रहा है, उसकी जॉब पहले दिन से सिक्योर हो गई, उसको जॉब का हेडेक नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उस बच्चों को फ्री में कंप्यूटर की ट्रेनिंग, फ्री में इंग्लिश की ट्रेनिंग, फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, और NSDC इंटरनेशनल जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, उसके जरिए बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने के बाद 3 से 4 साल बाद हम उसको एब्रॉड में, ओवरसीज मार्केट में स्किल्ड मैन पावर के रूप में सप्लाई करते हैं, ट्रेंड रिसोर्स के रूप में। जैसे एक मैकेनिक कभी स्कूल न जाते हुए एक इंजीनियर से ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसी तरह से हम इन बच्चों को प्रैक्टिकली ट्रेन करके एक प्रॉपर प्रोफेशनल बनाते हैं, और NSDC इंटरनेशनल के माध्यम से उनको अब्रॉड तक हम भेजते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों का काम होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को आप फ़ोन करिए कि सर मेरा नाम आशुतोष है या सुबोध है या प्रीतम है, और मैं HR डिपार्टमेंट नेटैप्स कंपनी से, हमारी संस्था स्पेशली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देती है, उनको हायर एजुकेशन के लिए हेल्प करती है, प्लस इसके साथ साथ हम एम्प्लॉयमेंट भी सपोर्ट करते हैं। तो हम आपके कॉलेज में आ करके बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं कि वो नेटैप्स फाउंडेशन के माध्यम से कैसे फ्री में, ऑफ कॉस्ट में, लगभग फ्री पढ़ाई कर सकते हैं, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऐसे साथ वो एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट यह है कि स्कॉलरशिप फॉर्म के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे किसी भी बच्चों से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, और न तो लिया जाता है। तो क्या लगता है कि आपको कोई कॉलेज कभी मना करेगा कि आप मेरे कॉलेज में मत आओ? सुबोध, नो एनीवन? सर, नहीं मना करेगा। तो अब जब आपको कोई, क्योंकि आप बच्चों की हेल्प करने के लिए जा रहे हो, काउंसलिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। आप ऑफिशियली तौर पे वहाँ पे जब अपॉइंटमेंट मिल गया, आप उनको एक प्रपोजल मेल भेजिए, और उसके बाद जिस दिन और टाइम वो आपको टाइम दे, उस दिन में आप कॉलेज में जाइए, बच्चों से, वहाँ के प्रिंसिपल से मीटअप करिए, और उसके बाद वहाँ के बच्चों को हॉल में बुला करके उनको काउंसलिंग करिए। तो अब एक हॉल में अगर हम 12th के स्टैंडर्ड की बात करें, तो 12th में आज के डेट में ABCD 4 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन में 50 से 60 बच्चे होते हैं। इसका मतलब 12th की बात करें तो लगभग 200 से लेकर के 250 बच्चे होते हैं। अगर 11th 12th को अगर मर्ज कर दो तो 400 से 500 बच्चे आपके हॉल में होंगे। तो आपके हॉल में 400 से 500 बच्चे हैं, उन बच्चों को आप प्रेजेंटेशन दीजिए, उनको समझाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए आए हैं, तो उनको सबसे पहले स्कॉलरशिप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।
स्कॉलरशिप फॉर्म में वो अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, उनके पेरेंट्स का नाम, उनका फैमिली इनकम, आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका ड्रीम क्या है। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन भरने के लिए 10 मिनट टाइम लगेगा। इधर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेजेंटेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रेजेंटेशन, सचिन तेंदुलकर का प्रेजेंटेशन, अमित शाह जो अपने होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं, उनका प्रेजेंटेशन, या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, उनका प्रेजेंटेशन, या जो प्रिंसिपल का फीडबैक, उनका प्रेजेंटेशन, जो बच्चे प्लेसमेंट हो गए हैं उनका फीडबैक किया है, उनका प्रेजेंटेशन, उनको प्ले करिए। इधर 1 घंटे टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, उधर बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर दिया। तो आप देखोगे कि 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में आपके पास 400 से 500 बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका होगा। यस और नो? क्लियर? यस Yes, सर। sir. नाउ द सेकंड स्टेज इज, जब आप उस कॉलेज में गए हैं तो दूसरा स्टेज ये होता है कि आप 9th और 10th को भी काउंसलिंग कर दीजिए, क्योंकि वो बच्चे अभी भले छोटे हैं लेकिन बाद में वो डाटा हमारे लिए यूज हो जाएगा। तो आप ये देखोगे कि एक ही स्कूल में अगर विजिट करते हैं, एक ही स्कूल से आपको 800 से लेकर के 1000 डाटा बहुत ही आसानी से एक ही दिन में मिल जाता है। अग्री और नॉट? Right, sir. राइट। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अनिल आपसे पूछ लेते हैं। अनिल, आप अभी कौन सी सिटी से हो? अनिल कुमार Hello. जी, Hello. या आप कौन सी सिटी से हो? निकेत नाम है सर मेरा, बोकारो से हूँ। ट्रेनों अच्छा, का अच्छा, आप बोकारो। बोकारो से हो। तो मैं थोड़ा सा और दूसरा हाँ। के सुबोध, आप कहाँ से हो? हाँ सर, भोपाल। भोपाल से हो। तो अगर मैं एग्जांपल, क्योंकि आप भोपाल सिटी से हो, राइट? यस सर। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि विदिन जहाँ पे भी आप रहते हो, विदिन 10 किलोमीटर के रेंज में, 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में आपके अंडर वहाँ पे कितने इंटरमीडिएट कॉलेज, अगर इंटरमीडिएट कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सभी को मिला करके 10 से कम होंगे या 10 से ऊपर होंगे? 10 से ऊपर 10 से ऊपर बड़े होंगे, होंगे। करेक्ट। तो अगर 10 किलोमीटर के रेंज में 10 कॉलेज हैं और एक कॉलेज में अभी हमने कैलकुलेट किया 800 से 1000 बच्चे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर 10 कॉलेज में हमें विजिट करना है तो अधिक से अधिक कितना दिन टाइम चाहिए? 10 दिन टाइम, हार्डली 15 दिन टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। यस और नो? क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट लेना है ऑफिशियली तौर पे, कोई हम Yes. सेल्समैन नहीं है। जब वो अपॉइंटमेंट मिलेगा तभी हम जाएंगे वहाँ पे। तो हमें उन 10 कॉलेज को कैप्चर करने के लिए हमें कितना दिन चाहिए? अधिक से अधिक 10 दिन या अधिक से अधिक 15 दिन। यस और नो? राइट? यस सर। यस सर। अगर हम 10 दिन किसी कॉलेज में विजिट कर रहे हैं या 15 दिन किसी कॉलेज में विजिट कर रहे हैं तो आराम से हमें 8 से 10,000 डाटा बहुत ही आसानी से मिल गया। अब ये फ्रेश डाटा है। सेकेंड स्टेज क्या होता है? आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया। सेकेंड स्टेज ये होता है कि आप उन बच्चों की काउंसलिंग करना शुरू कर दीजिए। 10 दिन के बाद आपका काम खत्म हो गया, आप फील्ड वर्क नहीं जाओगे, किसी कॉलेज में नहीं जाओगे, कोई कैंपस आनी नहीं, कोई जॉब फेयर नहीं, फिर भी डाटा नहीं मिल रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं आपको हज़ारों डाटा दे दूंगा। नाउ द थिंग इज कि अब आपका काम ये होता है कि अपना लैपटॉप खोलिए और 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच के पहले 4 घंटा मिलता है। 25 बच्चों की काउंसलिंग, 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच ज़्यादा बड़ा नंबर बड़ा है? सर की आवाज आ रही है क्या भाई आप लोग को? आ रही है। राइट? तो पॉइंट क्या है सुबोध, कि अगर हम कहें कि आपको 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच के पहले करना है तो आई थिंक ये बहुत इजी है। 4 घंटे में 25 बच्चों की काउंसलिंग करना। यस और नो? यस सर। तो 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच के पहले और 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच के बाद। हमारा ये फिक्स होता है कि हमें 8 घंटे की ड्यूटी देनी है, 1 घंटे का हमारा लंच होता है, टोटल 9 घंटे की ड्यूटी देनी होती है, जिसमें से 50 बच्चों की हमें काउंसलिंग करनी है। एक बच्चे से बात करने के लिए आपके पास मिनिमम 8 से 9 मिनट का टाइम मिल जाता है, 7 से 10 मिनट का टाइम मिलता है।
अब उन बच्चों से दोबारा बात करिए, जिन बच्चों से भी आपने उनके कॉलेज में जाकर के बात किया, उन बच्चों से आप दोबारा बात करिए, उनके पेरेंट्स से बात करिए, उनको समझाइए कि सर ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आप लोगों को इसको बेनिफिट लेना चाहिए। आप लोगों को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्कॉलरशिप दे रही है, स्टाइपेंड दे रही है, फूड दे रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे हेलो। रही है, तो आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए। क्लियर सुबोध? हाँ Yes, सर। sir. Clear. राइट। नाउ द थिंग इज, हमारा काम क्या हो गया कि उनको काउंसलिंग करना, उनको समझाना। अब समझाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप गूगल मीट पे उनको बुला लो, या तो 25-25 बच्चों का या 50 बच्चों के काउंसलिंग करके किसी कॉलेज में दोबारा उनको बुला लो। इस तरह से आप देखोगे कि आपको आराम से वो बच्चे आपके कैंपस में आ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा एक हम बात करते हैं कि आप ही बताइए, ध्यान से सुनिएगा, जिस बच्चे को हम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हों, उसको फ्री में कंप्यूटर, फ्री में इंग्लिश, फ्री में फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपए का स्टाइपेंड, फूड, ट्रांसपोर्ट, प्लस उसको डिग्री, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से स्पेशल ट्रेनिंग। क्या कोई एक्सक्यूज बचता है उस बच्चे के पास? उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। क्या कोई एक्सक्यूज बचता है कि बच्चा या उसके पेरेंट्स बोलें कि सर मुझे पढ़ाई नहीं करना है या मुझे जॉब नहीं करना है, पढ़ाई के साथ जॉब नहीं करना है? कोई एक्सक्यूज है? नहीं सर। No, sir. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, हमारा भी इनिशिएटिव है, इसमें कुछ हमने ऐड किया है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अभी हम सभी प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को काम समझ में आना चाहिए। नाउ द थिंग इज, जब हम पूरे इतने सारे बेनिफिट हम बच्चे को दे रहे हैं, और आप ही ईमानदारी से बताइए सुबोध, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है? एनीवन? जी सर। ओके। तो अगर हम जब 50 बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, इतने सारे बेनिफिट, कोई भी एक्सक्यूज, उसको हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के इन्वेस्टमेंट सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं। बस उसको ये बोलना कि आप पढ़ाई करो, नाम लिखाओ, साथ में ऑन द स्पॉट जॉब ले लो, हमें आईडी कार्ड दिखाओ, फ्री रिसिप्ट दिखाओ, जॉब ले लो। नो सर, कोई एक्सक्यूज नहीं है फिर। तो आप ही बताइए, 50 में से ऐसे कम से कम कितने बच्चे होंगे जो कि बोलेंगे कि हाँ, या पेरेंट्स होंगे कि हाँ बोलेंगे कि अगर आप सभी सुविधाएं दे रहे हो तो हमें बच्चों को भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए तैयार हैं, जब ईमानदारी से सर आप काम कर रहे हो। जी। अप्रोक्सीमेटली सर 30 to 35। 30 कैंडिडेट्स, उससे कम कौन बोल जी। सकता है? एनीवन? कम से कम कितना होगा? अनिल, सुबोध, एनीवन? यहाँ पे कोई रॉन्ग राइट नहीं है, बस अपना आइडिया। Sir, 10 से 20 10 कैंडिडेट। अप्रोक्स। प्रीतम? हाँ, 10 से 20। सर एक बात पूछना था सर। हाँ, हाँ सर, अगर किसी का एनरोलमेंट हो चुका है एनएसडीसी में उसके तो भी बारे में क्या बात इधर मत हो करें जाएगा? प्रीतम, उसके बारे में हम बात मत करें। अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जब हम ओके क्वेश्चन आंसर का ओके टाइम सर। देंगे उसमें आप क्वेश्चन पूछिएगा। ओके अभी हम ओके सर। टॉपिक पे बात करते हैं। तो अभी हम ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर आप 50 बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसकी सभी प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता। नहीं, वो कुछ 50 बोल नहीं पाएगा सर। आप ही बताइए, 50 में से ऐसे कितने बच्चे होंगे जो कि बोलेंगे कि यस, हाँ मुझे पढ़ाई करनी है या जॉब भी करना है, पढ़ाई के साथ जॉब करना है? सर 20 से ऊपर ही होगा वो। ओके, सबसे कम अनिल ने बोला है 10। सुबोध, आपका फीडबैक क्या है? हेलो सर, मैं नेटवर्क टैग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपका फीडबैक क्या है कि आपके अनुसार 50 में से ऐसे कितने बच्चे होंगे जो कि पढ़ाई के साथ जॉब करेंगे? सर मैं मोर देन हाफ। जो भी नंबर है आप बता दीजिए, इसमें कोई रॉन्ग राइट नहीं है, जस्ट लेट मी डू द कैलकुलेशन। सर इन बिटवीन 30 to 25। ओके, तो इनका बोलना है, सुबोध को बोलना है, अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। अब सुबोध को बोलना है कि आई थिंक 20 सबसे कम बोला है। अगर बोला है तो अनिल ने बोला है कि 10 कैंडिडेट। हम 10 की जगह पे 5 ही मान के चलते हैं कि हमने 50 बच्चों को काउंसलिंग किया, 5 बच्चे रेडी हो गए कि हाँ मुझे पढ़ाई भी करना है, अब पढ़ाई के साथ अगर जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आई एम रेडी टू डू इट। क्लियर?
भाई अगर 50 में से 5 हो रहे हैं तो 100 में से कितने हो गए? 10। 25 100 में से कितने 25 कैसे हो गए भाई? क्या कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो? 10 10 हुआ 10 ना? इसका मतलब कन्वर्जन रेट आपका कितना है? 10%, करेक्ट? राइट ना? जी सर। हाँ जी। अगर हम एक दिन में 50 बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं तो एक महीने में कितना करेंगे? अधिक से अधिक 1500, करेक्ट? जी जी हमारा कन्वर्जन रेट 10% है तो 1500 का 10% कितना हुआ? 150, राइट ना? इसका मतलब क्या हाँ हुआ? राइट सर मतलब ये हुआ कि आप, अगर मैं अनिल का केस ले लूं या सबसे कम केस ले लूं, तो मिनिमम 150 बच्चों को बहुत ही आसानी से आप उनको पढ़ा भी रहे होंगे और उनको जॉब भी आपने दिया, और अगले महीने आपको ये बच्चे इतना रेफरेंस दे देंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप रेफरेंस से ही अपना अगले महीने का काम कर सकते हो। यस सर, नो? यस सर यस सर। अच्छा, अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपने अभी एक महीने में कितना डाटा कंज्यूम किया? मीन्स कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और पढ़ा रहे हैं? 150 लोगों को, राइट? जी एक साल में जी कितना करेंगे अधिक से अधिक? 1800। और आपने मार्केट से डाटा कितना उठाया था? 10,000, 8 से 10 कॉलेज में विजिट करके। जी सर जी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अगले 5 साल तक भी अकेले काम करोगे तो भी ये 10,000 डाटा खत्म होने वाला नहीं है, करेक्ट ना? यस और नो? जी सर। बिल्कुल सर यस। अब आप ही बताइए, अगर कोई कंपनी आपको बोलती है कि आप 4 से 5 दिन, एक हफ्ते में 4 से 5 दिन या अधिक से अधिक 10 दिन जा करके कैंपस हायरिंग कर लो, साल भर आपको कहीं नहीं जाना है। अब आप ही डिसीजन लीजिए कि क्या कोई सेल्स प्रोफाइल है कि फील्ड वर्क है ये? नो सर फील्ड वर्क का मतलब नो होता सर। है डेली फील्ड पर जाना जब पड़े, उसको फील्ड वर्क बोलते हैं, राइट? राइट सर तो एक तो प्रॉब्लम हमने ये सॉर्ट आउट कर दिया कि ये फील्ड वर्क नहीं है, बल्कि ये प्योरली काउंसलिंग वर्क है। प्योरली क्या है? काउंसलिंग एंड कन्विंसिंग। काउंसलिंग एंड कन्विंसिंग, बच्चों को काउंसलिंग करो, उनको समझाओ, उनके पेरेंट्स से बात करो, उनको बताओ कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग इसका बेनिफिट लो। बहुत सारे बच्चे होंगे एक्सक्यूज देंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन उन्हीं में से डेली बेसिस से 5 बच्चों का आप एक फिक्स रख लो कि मुझे 5 से नीचे करना नहीं, 5 हमें करना ही करना है। क्लियर है? यस सर तो उनको, उनका जी काउंसलिंग, उनका लीड जनरेट हो गया और उनकी काउंसलिंग हो गई, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। तो आपको, आपका काम यहाँ पे, अब जितने बच्चों का एडमिशन हो गया उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। आपका काम क्या था? आपका काम ही यही था, रिक्रूटमेंट कर लिया, पहले लीड जनरेट कर लिया जो कि 10 दिन में अगले 5 साल तक के लिए कर लिया, कहीं पे नहीं जाने की जरूरत है। उसके साथ ही आप उनको बैठ करके काउंसलिंग कर रहे हो, उनसे रेफरेंस ले रहे हो, और साथ ही साथ उन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, उनको रोजगार दे रहे हो, और उनसे रिलेशनशिप बना करके रखे रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस उनसे मिलते जाएंगे। क्लियर? तो रिक्रूटमेंट, काउंसलिंग, एडमिशन एंड देन प्लेसमेंट, ये 4 टास्क हैं जो आप लोगों को परफॉर्म करने होते हैं। इसके साथ ही अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अभी आपने 10 कॉलेज से विजिट करके 10,000 डाटा उठाया, तो भाई अगर ये 10,000 डाटा को आप नहीं कंज्यूम कर पाओगे, आप नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले सिर्फ अधिक से अधिक 1,800 डाटा को ही कंज्यूम कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 डाटा को पूरी तरह से यूज करना है तो आपके अंडर में कम से कम 4 से 5 एम्प्लॉय होने चाहिए, राइट? या आपके कलीग होने राइट चाहिए सर जो आपके जी साथ सर। काम करें। तो अगर जो लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस हैं उनके लिए एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा कि आप अपने अंडर में 4 से 5 फ्रेशर्स को रिक्रूटमेंट कर सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट या जो इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो उनको रिक्रूटमेंट कर सकते हो, और उनसे काम करा सकते हो काउंसलिंग का। कंपनी सैलरी देगी, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ काम कराने की जिम्मेदारी आपकी होती है अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। अब फ्रेशर हो तो उनको अभी एलिजिबिलिटी नहीं है।
तो अगर 10,000 डाटा आपको रियली में यूज करना है तो आपको 4 से 5 बच्चों को अपने अंडर में टीम भी बनाने का कंपनी छूट देती है, जिससे आपका काम फास्ट हो जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे फैक्टर की। 2-3 चीज़ हम बता देते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 1 टू 1। अब आपका क्वेश्चन आंसर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ देखिए 2 कल्चर नहीं है, 2 क्या 3 कल्चर नहीं है। ना तो टारगेट कल्चर है, ना टर्मिनेशन कल्चर है, और ना तो फिक्स्ड और वर्किंग कल्चर है। तो टारगेट कल्चर का मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई हैं हम उनको टारगेट नहीं देते हैं। तो पहली बात तो आपके अंदर से ये डर हट जानी चाहिए कि यहाँ पे कोई टारगेट है, कितने बच्चों का मैं 150 बच्चों का 200 बच्चों का प्लेसमेंट करूँगा तभी मुझे सैलरी जो हमें असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की प्रोफाइल हमने अप्लाई किया है, जो 20 से 45,000 रुपये लिखा हुआ है जॉब है एप्लीकेशन में, वो मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए फ्री हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। टारगेट Yes, कल्चर sir. यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है अब मैं ये बता देता हूँ कैसे नहीं है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा कि आप ही बताइए 50 में से कितने बच्चे जब प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, आपका बॉस देखे या ना देखे वो अलग बात है, लेकिन आप अपना काम कर रहे हो। तो सबसे कम अनिल ने बताया कि मिनिमम आई थिंक 50 में से 10 कैंडिडेट होंगे। हमने बोला कि 50 में से Yes, sir. 5, हमने कहा 50 में से 5 ही करो। उसके अनुसार हमारा कन्वर्जन रेट कितना होता है? 10% होता है। तो अगर हम 10% सबसे कम लेकर के भी चलते हैं तो भी 150 बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है ना, उनको एडमिशन भी मिल रहा है, उनको जॉब भी मिल रही है। यस और नो? यस सर। पॉइंट क्या है डियर? हाँ. पॉइंट ये है कि आप 10% भी काम करोगे तो भी हम आपको फुल सैलरी देंगे, 5% करके दोगे तो भी हम फुल सैलरी देंगे, 2% करोगे तो भी फुल सैलरी देंगे, इवन 1% या उससे ऊपर करोगे तो भी हम आपको फुल सैलरी देने के लिए तैयार हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, yes, sir. लेकिन अब आप बताइए, देखिए हर एक कंपनी का एक एक्सपेक्टेशन हर एक एम्प्लॉई से होता है। अब कोई एम्प्लॉई यहाँ पे बोले कि मैं एक 50 में से 10 एम्प्लॉई को प्लेसमेंट दूंगा या जॉब दूंगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ आप हमें एक ही कैंडिडेट का करके दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप पूरे महीने में जीरो पे बैठे हो, कोई भी कंपनी, क्योंकि स्पेशली जब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, तो आप कल का मैनेजमेंट के सामने ऐसा सिचुएशन मत क्रिएट करो कि कल का आप जीरो पे बैठे रहो या कोई आपका कलीग है वो जीरो पे बैठा रहे। हमने क्या बोला? आप 1% भी काम करो, आप 1% भी काम करोगे तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन 1% से अगर कम हो गया या कंप्लीट जीरो पे बैठे हैं, तो हम उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। हमने अभी क्या बोला? हमारे यहाँ टारगेट कल्चर नहीं है और टर्मिनेशन कल्चर नहीं है, तो हम उसको टर्मिनेट कभी नहीं करेंगे कि आपने परफॉर्म नहीं किया तो हम आपको निकाल रहे हैं, बल्कि हम उसको दोबारा ट्रेन करेंगे। उनको बोलेंगे कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ पाया हो बच्चा, तो तब तक सिखाएंगे जब तक कि वो सीख नहीं जाएगा। अगर फिर भी नहीं सीख पा रहा है तो हम उसको दूसरे कंपनी में या अपने सिस्टर कंपनी में या दूसरे क्लाइंट के यहाँ प्लेस कर देंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपकी जॉब नेटएप्स के साथ 100% सिक्योर है। बस एक रिलेशनशिप बना करके रखिएगा। रिलेशनशिप का मतलब यह है कि अगर आपको कंपनी छोड़ना है, जाना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऑफिशियली तौर पे ईमेल करिए, अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करिए, तब जाइए। अदरवाइज कोई सेटलमेंट नहीं होगा, टर्मिनेशन लेटर डायरेक्टली इशू हो जाएगा। लेकिन रिलेशनशिप बना करके रखोगे तो आप कहीं पे भी कंपनी में जाओ, हम आपको पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? या कल का आप अगर Yes, sir. MBA, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप MBA करना चाहते हो और कुछ भी रीजन है, तो आपको हम पूरी तरह से सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम बाहरी बच्चों को सपोर्ट करें, अगर आप MBA करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो हम आपका MBA PhD सब कुछ अपनी कंपनी से करा सकते हैं, वो भी स्कॉलरशिप के साथ, राइट? वो भी EMI में फीस दीजिए, एग्जाम हो जाएगा, कोई उसका इशू नहीं है। ये सभी सपोर्ट हम देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही जो बेस्ट पार्ट होता है कि हम आप लोगों को
हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ देते हैं, पढ़ाई करने का मौका देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि आप लोग पढ़ो और काम करो। क्लियर? ये है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको परफॉर्म करना है। अभी हमारा ऑफिस आपके सिटी में नहीं है, हम बेंगलोर से हैं। हमें एक सिटी में ऑफिस सेटअप करने के लिए लाखों रुपए का खर्च आता है, और हमें अगर उस सिटी में मिनिमम 35 एम्प्लॉय हो गए तभी हम ऑफिस सेटअप करते हैं। अदरवाइज जो भी एम्प्लॉय रहेंगे वो ऑनलाइन वर्क करेंगे, जो रिपोर्टिंग रहेगी वो ऑनलाइन होगा। तो होप कि अब आप लोगों को जॉब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एक अनदर काम होता है, सप्लीमेंट्री टास्क होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब ये हो गया कि आपको अपने सिटी में नेटऐप्स का फ्रेंचाइजी ओपन कराना होता है, और ये फ्रेंचाइजी के नाम पे हमारा कोई फीस नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको ऐसे पार्टनर को खोजना होता है जिनके पास ऑफिस स्पेस हो और वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो हम अपना प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हैं, ब्रांड देने के लिए तैयार हैं, वेबसाइट उनके नाम पे देने के लिए तैयार हैं। बट कंडीशन ये है कि उनके पास टीम होनी चाहिए और उनके पास ऑफिस स्पेस होना चाहिए, और उस फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग देना, उस फ्रेंचाइजी को सेटअप करना, उस फ्रेंचाइजी का मॉनिटरिंग करना, रैंडम ऑडिट करना, ये सभी सप्लीमेंट्री टास्क आपके होंगे। तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ये हो जाएगी कि आप चाहे डायरेक्टली ऑफिस में बैठ करके उनके यहाँ से काम करो और चाहे आप रिमोटली काम करो, हमें कोई इशू नहीं। बट एंड ऑफ द डे बच्चों का भला होना चाहिए, जो सोसाइटी में आपके एरिया में बच्चे हैं उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी देखने वाली बात होती है, ये काम कैसे करता है मॉडल, मैं आपको बता। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स कंपनी है। अब आपको पता है टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब टाटा मोटर्स बोलता है कि सर मुझे नेटैप्स कंपनी से मुझे 100 कैंडिडेट चाहिए, ITI डिप्लोमा वाले 100 कैंडिडेट चाहिए, या 10th 12th वाले 100 कैंडिडेट चाहिए, या ग्रेजुएशन के 100 कैंडिडेट चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे सुबोध अकाउंट मैनेजर हैं उस कंपनी। हमने बोला कि टाटा मोटर्स ने हमें फ़ोन किया, हमने बोल दिया कि सर सुबोध हमारे एक अकाउंट मैनेजर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको जितने कैंडिडेट चाहिए वो सप्लाई कर देंगे भोपाल रीजन से। तो अब क्या होगा, टाटा मोटर्स सुबोध को कांटेक्ट करेगा। सुबोध का काम है कि अपने सिटी से, अपने रीजन से 100 बच्चों का रिक्रूटमेंट करें। उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि कैंपस हायरिंग कर लें, जॉब फेयर कर लें, या जो 10,000 डाटा आपने पिकअप किया है मार्केट से 10 दिन के अंदर, उसमें से आप डायरेक्टली उनको कॉल करके काउंसलिंग करके उनको लाइनअप करा दो टाटा मोटर्स। उनको बता दीजिए कि टाटा मोटर्स में वैकेंसी है, आपको फूड मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, 15-20 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी सुविधाएं वो दे रहा है सब उसको एक्सप्लेन करिए। और साथ ही साथ उनको बता दिए कि ये जॉब आपको तभी दी जाएगी जब आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो। तो आपको पहले नाम लिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो तो हम आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं इस कंपनी में। तब वो HR आपको फॉलो करेगा कि सर आप ये बताइए कि कल के लिए आप कितना कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए लाइनअप करा रहे हैं। क्लियर? अगर उसने 100 कैंडिडेट का टारगेट रखा है, 50 कैंडिडेट टारगेट रखा है, 20 कैंडिडेट टारगेट रखा है, तो उसको अधिक जल्दी से जल्दी उसको क्लोज करने की कोशिश करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मनी फ्लो होता है वो क्लाइंट ही देता है। दिस इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई क्वेश्चन है किसी का नाउ? अब क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस हियर 1 to 1 एक हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। अनिल, आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है और अभी आप क्या करते हैं? अनिल और अनिकेत, क्या नाम है आपका? अनिकेत नाम है सर। या अनिकेत। अनिकेत, आपका बैकग्राउंड क्या है और अभी आप क्या करते हो? अनिकेत, अनिकेत आप हमें सुन पा रहे हो? हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आती है। ओके, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ बोलिए। तो आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, अभी आप क्या करते हो, कहाँ से हो? सर मेरा नाम अनिकेत नंद प्रसाद है, मैं अभी झारखंड बोकारो से हूँ हम्म, और मैं अभी BSc फर्स्ट ईयर हूँ। मैं लास्ट ईयर 12th कंप्लीट हुई है। ओके। तो आपको जो काम बताया वो समझ जी में सर। आ गया? अभी आप आई थिंक अभी आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आप
एज अ ट्रेनी एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन कर सकते हो, राइट? कोई एक्सपीरियंस है काम करने का? अभी मैं टेलीकॉलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, टेलीकॉलिंग में कंपनी में काम करते हैं। हाँ, कितना सैलरी मिलता है वहाँ पे? टारगेट बेस पे सर ये। अच्छा, टारगेट बेस्ड है। तो यहाँ टारगेट बेस्ड नहीं है। आपको यहाँ पे काम समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि आपको क्या करना है? हाँ सर, सारा समझ में आ गया, बस एक डाउट है हाँ, बोलिए ना। सर। जैसे एडमिशन जो क्लाइंट्स करवाते हैं तो उनको क्या अमाउंट पे करना पड़ता है? देखिए, ये जो बच्चे हैं उनको हम डिसाइड नहीं करते कि उनको क्या पे करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। हम्म। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट 12वीं पास है, वो बीटेक करना चाहता है प्लस जॉब भी करना चाहता है, राइट? हम्म। तो जो बीटेक का हाँ। फीस, अगर मान लीजिए कैंडिडेट कहीं दिल्ली से बीटेक करना चाहता है, और दिल्ली में बीटेक का फीस है आज के डेट में 1,20,000 रुपये ईयरली, मतलब सेमेस्टर का फीस है 60,000 रुपये। क्लियर? हाँ। तो अगर हाँ। कैंडिडेट डायरेक्टली एडमिशन वहां पर लेने जाएगा तो उसको 60,000 रुपये जो सेमेस्टर का फीस है उतना देना पड़ता है। क्लियर है? जी लेकिन सर। जी सर। लेकिन अगर वो यही चीज नेटस फाउंडेशन के माध्यम से करना चाहता है, क्योंकि अगर वो ये चाहता है कि हमें नेटस फाउंडेशन सपोर्ट करे और उसके साथ मुझे स्कॉलरशिप भी चाहिए, तो उस केस में वो फाइल अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमें जमा करता है, नेटैप्स को जमा करता है, और नेटैप्स उसके डॉक्यूमेंट को उस यूनिवर्सिटी को सबमिट करता है। तो उस केस में क्या होता है कि कैंडिडेट को से वो 60,000 रुपये नहीं लिए जाते हैं, बल्कि उससे एक मिनिमम अमाउंट, जैसे 1,500 रुपये तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस हो गए, अब प्लस जी उसके सर। साथ ही उस कॉलेज का जो भी एडमिशन फीस होगा, एडमिशन फीस नॉर्मली तौर पे सेमेस्टर फीस का 25% या 30% होता है। तो अगर जहाँ पे 60,000 रुपये लग रहा है, अगर उसका 25% कैलकुलेट करोगे तो 15,000 रुपये आएगा, राइट? कुल जी मिला सर। के देखा जाए तो वो जहाँ पे 60,000 रुपये उसका बीटेक का एडमिशन कराने का लग रहा था, यहाँ पर उसका 15,000 रुपये में काम हो जाएगा। तो जी सर। अगर अब आप ये कैलकुलेट करिए कि अगर 1 साल का फीस 1,20,000 रुपये है, 4 साल का फीस हो गया 4,80,000 रुपये। कैंडिडेट ने अपना पूरा फीस कितना जमा किया अपने घर से? 15,000 रुपये। इसका मतलब चार लाख जी सर। पैंसठ हजार रुपये इसका मतलब है 4,65,000 रुपये कैंडिडेट तब पे करेगा जब उसकी जॉब लग जाएगी, वो भी ईएमआई में, वो भी अपने सैलरी से। किसी तरह की लोन लेने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही स्कॉलरशिप वगैरह जी अलग से सर। मिलेंगे। अब समझ में आ गया कैसे काम होता है? तो ये हम डिसाइड नहीं करते जी हैं, सर, सर समझ आ ये हम डिसाइड नहीं करते हैं कितना फीस लगेगा, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट क्या पढ़ाई करना चाहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में सीट खाली है, वहाँ पे कितना फीस है। उसके अनुसार हम उस यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, सर ये हमारा बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अधिक से अधिक 25% आपका एडमिशन फीस दे सकता है। तो वो यूनिवर्सिटी वो कैंडिडेट पे बिलीव नहीं करता, बल्कि उस हमारे नेटैप्स कंपनी पे बिलीव करता है कि अगर ये कैंडिडेट नेटैप्स के माध्यम से आ रहा है तो नेटैप्स को कैंडिडेट सैलरी फीस दे पाए या ना दे पाए, लेकिन नेटैप्स उसको देगा। क्लियर? जी सर। इसीलिए हमने बोला कि कोई भी कैंडिडेट अपना बीटेक, एमटेक, फार्मेसी, नर्सिंग, एमबीए कुछ भी है, वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकता है। अब लगभग क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पे उसको 15,000 रुपये उसका तब भी फीस लग रहा है, राइट? जी सर। जहाँ पे 4,80,000 रुपये फीस है और उसको 4,65,000 रुपये अपने घर से नहीं देना है, बल्कि जॉब लगने के बाद देना है, तो आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया। नहीं तो उसको पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन वगैरह लेने पड़ते। करेक्ट? जी सर। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे और कोर्स टू कोर्स पे। ये हमारा डिसीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्रीतम, आई विल टेक द क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रीतम। हाँ सर। प्रीतम आप अपने बारे में सर मेरा बताइए, क्वेश्चन, अपने बारे में बताइए सर पहले। जी। मैं सर एफएमसीजी सेक्टर से लेके आपका एनएसडीसी में भी काम कर चुका हूँ, ओके और फिलहाल मैं फ्रूट में काम कर रहा हूँ ओके। एफएमसीजी सेक्टर में। हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी काम कर चुका हूँ, जैसे हैवेल्स में, रिलायंस में, ये तो कंपनी, सारी कंपनी, कम से कम मेरा एक्सपीरियंस है 9 साल के ऊपर 9 साल का मार्केटिंग में। एक्सपीरियंस है आपका। और आप हम्म। कहाँ के रहने वाले हैं प्रीतम? मैं सर वेस्ट बंगाल का वेस्ट मिदनापुर से हूँ। वेस्ट मिदनापुर से हैं। हाँ सर। तो अभी आपको जो हमने जॉब समझाया, जो कंपनी के बारे में समझाया कि आपको काम क्या करना है, वो समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं?
नहीं, मेरा सर एक ही बात, मैं एनएसडीसी में काम कर चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। तो हाँ सर वो उधर क्या प्रॉब्लम हुआ था, मैं मोबिलाइजर का काम कर चुका था ओके 1 साल का। हाँ तो मेरा दिक्कत ये आ रहा था, एक्चुअली मैं रूरल बेल्ट में रहता हूँ, इधर आदिवासी बेल्ट एससी एसटी ज्यादा रहता है मेरे बेल्ट में। ठीक है यहाँ पर गरीब बहुत ही ज्यादा है, ठीक है लेकिन उन लोगों का एनरोलमेंट पीएमजीसीवाई जैसे कि आपका है, जी और आपका एनएसडीसी का जो संकल्प प्रोजेक्ट है, जी ये सब में एनरोलमेंट हो चुका है बहुत सारे बच्चों का। तो वो बच्चे भी क्या इधर पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। अच्छा। प्रीतम ये ध्यान रखिएगा, हम्म, अगर कोई भी कैंडिडेट जिसके पास 1 रुपए भी नहीं है, अगर आप हमें कल का ला करके देते हो, सर ये कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट हैं, हम्म, आदिवासी हैं, एससी एसटी हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, बट ये हम्म, पढ़ना चाहते हैं। राइट सर। एससी एसटी हैं या कोई भी कैटेगरी, हमें जात से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कैटेगरी है, अगर उसके पास 1 रुपए नहीं, उसको बीटेक करना है, आप हमारे पास आइए कि मैं उसको बीटेक कराऊंगा। क्लियर? 1 भी रुपए उसका नहीं लगेगा। क्लियर सर। बट कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा डियर, देखिए हम उसको पहले जॉब दे देंगे, और जैसे ही सैलरी आएगी तो आपको उसको फॉलो अप करके उसको एडमिशन फॉर्मेलिटी उसकी कंप्लीट करा देना है। नहीं तो ओके होता सर। क्या है कि अगर कैंडिडेट को आप डायरेक्टली जॉब दे देते हैं ना, तो सबसे पहले आपका ही नंबर ब्लॉक करेंगे, बोलेंगे सर मुझे पढ़ना ही नहीं है। हम्म, हमारा उद्देश्य क्या है? समाज में पढ़ाई के स्तर को, लिटरेसी रेट को अपग्रेड करना, राइट ना? जो राइट गवर्नमेंट का सर। प्रोजेक्ट है। जब हम उसको एम्प्लॉयमेंट तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको पढ़ाई कराओ। तो अगर आप उसको फॉलो अप कर सकते हो कि सर हमारी गारंटी है, इसको आप जॉब दे दो, 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। क्लियर? लेकिन उसको फॉलो अप करके राइट। उसकी एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। क्लियर? ओके सर। नहीं तो कंपनी क्या बोलेगी, प्रीतम जी हमने आपके कहने पे उसको जॉब तो दे दिया, अब कैंडिडेट नंबर ब्लॉक कर दिया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कल का गवर्नमेंट हमारे ऊपर आ जाएगी, आपने उसको स्कॉलरशिप ऐसे कैसे दिला दिया? तो हमें मजबूरी में उसको निकालना पड़ सकता है। राइट। इसीलिए हमने एक कंडीशन लगा दिया कि देखो, जब कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है सबको ना, तो लोग उसको वैल्यू कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने लगभग अमाउंट लगा दिया कि लगभग उसको कुछ अमाउंट उसना अपना फीस देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन केस है, गरीब है, आप हमें बताइए, मैं उसका फ्री में एडमिशन करा दूंगा। लेकिन फीस मेक श्योर कि वो फीस अपना जमा कर दे, जैसे उसको पहली सैलरी मिले। क्लियर? क्लियर सर। अब तो काम आसान हो जाएगा, हाँ सर। अब तो कोई चैलेंज नहीं होगा मोबिलाइजेशन में। नहीं 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 नहीं। जॉब देना हमारी गारंटी है, 1 भी रुपए नहीं लगेगी, मेरी गारंटी है। बस आप मोबिलाइज करो, उनको मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दो और उनको पढ़ाओ, ओके सोसाइटी सर। अपग्रेड करो। सोशल वर्क सिर्फ पैसे दे करके नहीं होता डियर, सोशल वर्क ये भी है किसी की आप करियर बना दो। अगर आप किसी राइट एक बच्चे को करियर बनाओगे, एक गरीब परिवार का हेल्प करोगे, तो जिस दिन उसके गली में आप जाओगे तो आपको हमेशा सिर झुका करके आपको प्रणाम करेगा। यस सर नो? राइट सर। यस सर। तो ये एक रिलेशनशिप बना करके रखो, उसके साथ कभी गलत मत होने दो, उसके साथ कोई पैसे मत कलेक्ट करो अननेसेसरी, चीटिंग मत करो। आज गरीब है, उसके पास मुसीबत है, तो उसको हेल्प करो। क्लियर? यही हम काम करते हैं। लेकिन हर एक को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में डायरेक्टली एडमिशन देना शुरू कर दोगे, प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर 10 कैंडिडेट को आपने दे दिया, मान लीजिए 2 कैंडिडेट ने, या अगर मान लीजिए अगर 2 भी कैंडिडेट ने आपके नंबर को ब्लॉक किया, तो तुरंत आपको नोटिस आ जाएगा कि सर आपके कहने पे ये बच्चे का एडमिशन जॉब में दिया गया था, लेकिन इसने अभी तक एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं किया, तो आपके जॉब पे रिस्क आ जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। लेकिन अगर आप जानते हो कि सर ये मेरे एरिया का है, मुझे 100% श्योर हूँ ये कहीं नहीं जाएगा, देन आप हमें बता दीजिए, मैं डायरेक्टली एडमिशन दे देता हूँ, डायरेक्टली जॉब दे देता हूँ। और जब उसकी सैलरी महीने का है, ओके उसको सर। फॉलो करते रहिए, उसको उसका एडमिशन फॉर्मेलिटी कर दीजिए। उसको बोलिए कि सर देखो, अभी हमने आपको प्रॉमिस किया था को जॉब दूंगा, मैंने आपको जॉब दे दिया, सैलरी मिल गई, आप एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा लीजिए। लेकिन उसको प्यार से कराइए, उसको उससे फाइटिंग नहीं करनी है। क्लियर ना?
उसको मोटिवेट करना है कि आप पढ़ाई करोगे तो राइट आपको ही बेनिफिट होगा डियर। तभी आप अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को जान पाओगे, राइट ना? तो ये काम करना है। और कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक ये काम आपके बहुत आसान हो जाएगा प्रीतम, क्योंकि आपने मोबिलाइजेशन काम किया है, करेक्ट? राइट सर राइट। या आशुतोष, आशुतोष आप कहाँ से हो, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, अभी आप क्या करते हैं? सर मैं भोपाल से हूँ और अभी मैं एक डेंसू कंपनी है, डेंसू इंटरनेशनल, उसमें सर मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। तो थोड़ा मैं अपना जॉब रोल समझाता हूँ आपको सर। हम लोग सर हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे क्लाइंट हैं, तो हम उनसे प्रोजेक्ट लेते हैं और उस पे बेस पे काम करते हैं। तो वो उनका प्रोजेक्ट, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख रहे हैं सर, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, वेरिएंट में बनते हैं। तो होम टू होम उनका प्रमोशन हम कराते हैं। तो अभी हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश, मतलब मुझे देखना होता है पूरा मध्य प्रदेश। तो मेरे पास लगभग 600 से 700 लोगों की टीम है, उनको हैंडल करना है, उनसे बात करनी है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर की सेल को बढ़ाना है, कस्टमर को विश्वास दिलाना है कि हाँ आप ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये इसको आप यूज कर सकते हैं। तो एज अ क्लाइंट वो हमें अपना प्रोजेक्ट देते हैं, तो उनको हमें फुलफिल करके देना होता है पूरे मध्य प्रदेश में। तो उसके नीचे सर हमारे पास बहुत सारे टीएल भी हैं, बहुत से सुपरवाइजर भी हैं। और आपका टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस हेलो है आशुतोष? सर, मार्केटिंग फील्ड में अप्रॉक्स 4 इयर्स। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस। टीम भी हैंडल करते हैं? जी सर, मैं मैक्स मिनिमम सर 500 to 700 की टीम मैं मैनेज करता हूँ राइट नाउ। वाओ, फैंटास्टिक। ये तो जी आपके सर। लिए तो बहुत केकवाक हो जाएगा, क्योंकि आपने बी टू सी का काम किया हुआ है, राइट? जी सर, अभी हमारा चल रहा है सर, होम टू होम हमारा ऑल ओवर मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो यही चीज़ है कि आप बी टू सी में कर काम कर रहे हो, तो आपको बी टू सी काउंसलिंग करना, जो इंसान फील्ड वर्क कर सकता है, तो फिर या जो पर्सन इंश्योरेंस बेच सकता है, वो कुछ भी काम कर सकता है। बी टू सी वन ऑफ द टफेस्ट काम होता है, वो स्पेशली फील्ड पे जा करके। सर तो आपके जी, लिए मेरा काउंसलिंग इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक्सपीरियंस रहा है सर। बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है कि जी आपके लिए फिर ये केक वॉक हो जाएगा काम करना, क्योंकि काउंसलिंग जब आप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आई थिंक ये तो काउंसलिंग, और आप किसी का सोशल वर्क कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, तो ये काम आपके लिए आसान हो बिल्कुल, जाएगा। ऑफ कोर्स सर। राइटली, मोस्ट वेलकम। या सुबोध, सुबोध, यस सर। यस सर। सुबोध आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। सर अभी मैं भोपाल में ही हूँ और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, ग्रेजुएशन का लास्ट मंथ। बीटेक से हूँ मैं सर। तो आप बीटेक कर रहे हैं कौन से कॉलेज से और कौन से डोमेन में हैं? एलएनसीटी से सर मैं बीटेक कर रहा हूँ भोपाल से, और ओके। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है सर। कौन से सेमेस्टर मेरा में है अभी? लास्ट 8 सर, लास्ट मंथ है। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में है। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब लास्ट मंथ है सर इसलिए। अच्छा, लास्ट मंथ है। अच्छा अच्छा, तो यस सर। अभी ये काम आप कर पाएंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, और आप ये काम कर पाएंगे? यस सर, क्यों नहीं। कभी आपने काम किया है अभी, या फर्स्ट टाइम होगा? नहीं सर, इस पहले मैं पेटीएम में काम किया था सर, अच्छा सेल्स अच्छा, आपने एग्जीक्यूटिव डिस्कस के किया था। तौर पे। हम्म। कुछ मंथ काम किया था, उसके बाद वहाँ से सर मेरा एग्जाम आ गया तो मैं उसको छोड़ दिया। ओके, यस सर। नाउ द थिंग इज, ओके, अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए सुबोध, थैंक यू। नाउ द थिंग इज गाइज, मैं जो डिस्कशन कर रहा था वो इम्पोर्टेंट ये है कि अब देखिए, हमने डिस्कशन किया कि हमने आपको टारगेट कल्चर हटा दिया, लेकिन एक चीज़ हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया था कि अगर कोई कोई एम्प्लॉई ऐसा है जो कि परफॉर्मेंस उसका 1% से कम है, उस केस में क्या होगा? अगर कोई एम्प्लॉई है जिसका परफॉर्मेंस 1% से कम है, तो उस केस में क्या होगा? या आप ही बताइए कि आप, लेट सपोज यहाँ पे आशुतोष आप भी एक्सपीरियंस हो, प्रीतम आप भी एक्सपीरियंस हो, काम हमने आपको बहुत आसानी से, टाइम जरूर लिया लेकिन आपको समझा दिया। अब कोई हमें मान लीजिए 50 में से, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात है डिलीवरी की, क्लाइंट डिमांड करेगा और आप अकाउंट मैनेजर हो, तो आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। क्लाइंट से आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही आपका ब्रेड एंड बटर है, सैलरी आपको वही देता है।
Yes or no? Yes, sir. Now the thing is, अब जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है या सैमसंग कंपनी है, वो बोलता है मुझे 100 कैंडिडेट चाहिए या 150 कैंडिडेट चाहिए, तो आपको उसको हर हफ्ते कम से कम वीक में 2 बार या 3 बार कम से कम, मतलब मंडे को, उसके बाद वेडनेसडे को और देन फ्राइडे को, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, मतलब एक दिन का अल्टरनेट डे पे आपको उस कंपनी के एचआर के साथ कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके उनको कंपनी का कैंडिडेट का लाइनअप करना पड़ेगा, क्योंकि वो एचआर या कंपनी आपका वेट नहीं करेगी अगर आप उसको मैन पावर सप्लाई नहीं कर पाओगे तो। आपका वेट नहीं करेगी, दूसरे कंसल्टेंट के यहाँ दूसरे जहाँ चली जाएगी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? Subodh, can you hear me? Subodh? Hello. Yes, sir. So now the thing is कि अगर कोई एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस 1% से कम रहता है, उस केस में क्या होगा? क्या उसको सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे है, जो लोग भी यहाँ पे हैं, क्योंकि देखिए क्लाइंट को हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हम आपको 1 महीने में 1 कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट का ही दे पाएंगे। अब उसकी रिक्वायरमेंट अगर 100 की है तो हमें फुलफिल करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसके लिए हमें चाहे कैंपस हायरिंग करना पड़े और चाहे हमें और टीम बढ़ानी पड़े, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड हमें मान के चलना पड़ेगा कि मिनिमम हम 5 बच्चे की काउंसलिंग करते हैं तो हमें 3 दिन के अंदर 15 बच्चों की हमें इंटरव्यू लाइनअप वहाँ पे करा देना है। इसका मतलब होगा कि अगर एक हफ्ते में हम 15 या 45 से 50 बच्चों का अगर हम लाइनअप करा रहे हैं तो हमारा 4 हफ्ते में 100 बच्चों की काउंसलिंग और लाइनअप उनका आराम से उनके यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा आ जाता है, हमें मिल जाता है, बोलता है कि सर उसकी परफॉर्मेंस 1% से कम होती है, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी क्या करेगी? तो उस एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर मंथ में एज ए एक्सटर्नल कंसल्टेंट या एज एन एजेंट कन्वर्ट कर देगी उस पर्टिकुलर मंथ में, ना कि हमेशा के लिए। तो उसको जो सैलरी मिलेगी, जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पे, उसी तरह से उस पर्टिकुलर मंथ में उस एम्प्लॉय को उसी तरह का पे आउट मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने 1 महीने में सिर्फ 1% से कम काम किया, मान लीजिए 2-4 बच्चों का एडमिशन करा दिया, उनको जॉब भी दिला दिया, तो उस पर्टिकुलर मंथ में ये आपका परफॉर्मेंस नहीं कंसीडर होगा, बल्कि ये कंसीडर होगा कि आपने पार्ट टाइम या जस्ट फ्रीलांस के रूप में काम किया। तो आपको उन 4 बच्चों का जैसे कमीशन होता है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट को मिलता है, उसी तरह से आपको भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक भी कैंडिडेट का काम किया है, उसको जॉब दिया है, पढ़ाया है, तो आपको एक कैंडिडेट का उस समय मिले। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस 1 से ऊपर है, 1% से ऊपर, 1% का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। 1% का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर हमें 1500 बच्चों की अगर हम 1500 बच्चों की काउंसलिंग 1 महीने में करते हैं तो 10% पे कर रहे थे, 1% में कितना होगा? 15 बच्चे हो गए। तो अगर हमारा परफॉर्मेंस 1 महीने में 15 बच्चे ही दे पा रहे हैं तो हमें ही शर्मनाक होती है कि हम क्या काम कर रहे हैं फिर। लेकिन फिर भी कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगी, अगर 1% नीचे है तो कैंडिडेट फिर भी आपको जैसे एक एजेंट को सैलरी मिलती है उस तरह से आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस 1% से ऊपर है, आप पूरी सैलरी लीजिए, फिर इंसेंटिव लीजिए, फिर बोनस लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ये है हमारे यहाँ का वर्किंग कल्चर, जॉब डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इसके पहले हम स्टार्ट करेंगे। आशुतोष और प्रीतम दोनों लोग, आप लोग एक्सपीरियंस हो। प्रीतम, अभी आप मोबिलाइजेशन में कितना सैलरी पाते थे आप? सर ज्यादा नहीं था, वो 20,000 था। 20,000 था। आशुतोष, आपका कितना था? 28 सर।
28 था। जी तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ की सैलरी रेंज मच बेटर है। 20,000 रुपये बेसिक सैलरी प्लस 15,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये का फिक्स मंथली बोनस, 30,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये का आपका इंसेंटिव स्लैब रहेगा। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 45,000 रुपीज़ का, जो कि 7 से 10 तारीख के बीच में क्रेडिट होती है। क्लियर है? ओके सर। आशुतोष, यस सर। सुबोध, अनिल, यस सर। सैलरी Yes, पार्ट sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। कहने का मतलब ये है कि जो हमने बेसिक सैलरी फिक्स सैलरी बताया 20,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये बोनस प्लस 15,000 रुपये, मतलब ग्रॉस सैलरी हमने 45,000 रुपये बताया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1% भी काम करोगे तो आपको जो 20,000 रुपये है ये तो मिलना ही मिलना है, इससे नीचे तो कभी जाएगा नहीं। लेकिन किसी कंपनी को इतना भी शर्मसार मत कर देना कि आप की परफॉर्मेंस 1% से नीचे हो, राइट ना? इतना अपना एक इमेज बेंचमार्क सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करो कि कल का कंपनी को कहने का मौका ना मिले। यस आशुतोष, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, जैसा अभी शुरू आपने थोड़ी देर पहले बताया कि टारगेट नहीं है हमारी इस कंपनी जी में, तो जैसे सर अपना इंसेंटिव स्लैब होगा या फिर बोनस है, तो वो क्या क्राइटेरिया पे मैच करेगा सर फिर, अगर टारगेट नहीं है तो? मैं आपको बताता हूँ। जी टारगेट नहीं है का मतलब ये है कि टारगेट हम लोग नहीं देते हैं। क्लियर? यस टारगेट सर। आपको कंपनी नहीं देती है, लेकिन हम अपने एम्प्लॉय से ही पूछ लेते हैं कि आप क्या करोगे, वो हमें आप अपनी राइटिंग में दे दीजिए। क्लियर है? जैसे मैंने अभी यस हमने आप एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए 50 में से कितने बच्चे अकॉर्डिंग टू यू, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप काउंसिल कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे, या आप मानते हो कितना होंगे? किसी ने 10 बोला, किसी ने 20 बोला, किसी ने 30 बोला, किसी ने कुछ बोला। तो अगर आप जो बोल रहे हो, अगर आप कम से कम 5 भी बोल रहे हो, कन्वर्जन रेट आपका 10% आ रहा है ना, तो 10% जो आपने बोला है उस पर आप बेंच मार्क बना लो कि मुझे अगर मैंने इतना बोला है तो इतना, इस नीचे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड है। और ध्यान रखिएगा, आपका स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया है, जो आशुतोष ने सेट किया है, प्रीतम को नहीं पता होगा, जो प्रीतम ने सेट किया है वो सुबोध को नहीं पता होगा, जो सुबोध ने सेट किया है अनिल को नहीं पता होगा, या एक दूसरे का टारगेट किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी डिसाइड नहीं करती है, ये खुद आप डिसाइड करते हो कि मुझे कितना करना है। क्लियर है? तो जो यस सर। आप अपना स्टैंडर्ड सेट करके हमें राइटिंग में दोगे, वही हम मान लेंगे कि यही आपका स्टैंडर्ड है। जैसे आपने बोला कि हमें 10% करना है, किसी ने, प्रीतम ने बोला कि 20% आराम से सर, सुबोध ने बोला मान ली 30% हो गया। तो जो भी आप स्टैंडर्ड अपना बना करके हमें दोगे, अगर आप 10% दोगे, 10% काम करने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका परफॉर्मेंस 1% से 25% बीच में है तो डेफिनेटली आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप 25% से 50% बीच में हो तो आप 5,000 रुपये फिक्स इंसेंटिव रहेगा। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस 50% से 75% बीच में है तो 10,000 रुपये इंसेंटिव रहेगा। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस 75% से 99% या 100 के बीच में है तो उस केस में आपका 15,000 रुपये इंसेंटिव बनेगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा हैट्रिक होता है, नॉर्मली तौर पे बोनस का कॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं होता। जिस दिन आपने जो बेंचमार्क सेट किया उसको अगर आप अचीव करते हो जिस भी मंथ में, तो उस मंथ में आपको 15,000 रुपये का, सॉरी 10,000 रुपये का बोनस अलग से दिया जाएगा। मतलब आपने जो बोला अगर उसको करके दे दिया, अपने आपने बोला कि मुझे 10% रिजल्ट देना है, 10% करके दे दिया, तो आपको 10,000 रुपये का बोनस अलग से दिया जाएगा, सैलरी के अलावा और इंसेंटिव के अलावा। क्लियर है? तो 75% यस हो, सर। 75% अचीव कर लिए हो तो आपको 50% बोनस, और जैसे ही आपने 100% अचीव कर लिया तो आपको पूरा 10,000 रुपये का बोनस।
और जो लोग एक्सपीरियंस है उनके लिए 15,000 रुपये का बोनस, जो लोग फ्रेशर है उनके लिए 10,000 रुपये का बोनस। तो आई थिंक जब हम कोई भी कंपनी आपको 45,000 रुपये तक का बजट रखी है, दे रही है 45 से 50,000 रुपये का, तो आपसे भी तो एक्सपेक्टेशन करेगी ना कि आप कम से कम कुछ तो नंबर डिलीवर करो भाई। ये सर नो? बिल्कुल सर। तो दिस इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम इसके पहले कि प्राइम मिनिस्टर का 2-3 वीडियो और कुछ जो बच्चे प्लेसमेंट हो गए हैं उनका वीडियो प्ले करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। यस अनिल? सर जैसे मैं रूरल एरिया से हूँ, हाँ। तो जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे, मतलब मैं काउंसिल कर रहा हूँ 50 बच्चे को, हम्म उसमें से 20 से 30 ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बहुत बहुत ही गरीब हैं। हम्म वो पढ़ना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से, पर वो बोल रहे कि नहीं हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ और जैसे उनको जॉब भी लग जाती है, हाँ उनमें से जॉब लगने के बाद 20 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को ब्लॉक कर दिए हैं, हाँ या फिर मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। हाँ। उस केस पे क्या होगी? या फिर उनको जॉब से निकाल दी जाएगी, या देखिए, फिर दो चीजें प्रॉब्लम होता मुझे है, होगी? दो चीजें होती है। पहली बात तो आप अपना जी रूल बनाओ कि सर मैं जितने बच्चों को दूंगा बिना एडमिशन को किसी को एम्प्लॉयमेंट दूंगा नहीं, पॉइंट नंबर 1। इसलिए आप अपने जॉब की सिक्योरिटी पहले रखो, पॉइंट नंबर 1। ठीक है? जी सर। जी सबको दान मत करो, जो दान लेने के लायक हो ना जी उसी को सर। किया जाता है। जी सर। तो आप उसी को दान करिए जो कि जिसके बारे में समझ सकते हो कि हाँ ये कैंडिडेट जेन्युइन है, हम इसको जानते हैं, इसके पेरेंट्स को जानते हैं, इसको जो बोलूंगा वो करेगा, तभी उसको ऑप्शन ऑप्शन दीजिए। अदरवाइज जिसको नहीं जानते हो आप उसको क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपने जॉब पे रिस्क ले रहे हो ना फिर। क्योंकि आपके कहने पर अगर हमने उसको जॉब दे दिया और कल का अगर 2 दिन बाद 2 महीने के अंदर वो कंपनी में चोरी करके या कुछ और करके चला गया, कुछ मिसयूज कर दिया जी सर। या पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो रिस्क किसके ऊपर आएगा? वो आपके ऊपर मेरे आएगा पे। ना। क्योंकि काउंसलिंग किसने किया जी है? सर। मैंने। रिक्रूटमेंट किसने किया है? आपने किया है। हम्म। तो कल का टाटा मोटर्स किसको बोलेगी? नोटिस नहीं मुझे। नोटिस आपके ऊपर आ जाएगा। क्लियर ना? हाँ। तो अपने यस जॉब सर। को, हाँ, तो अपने जॉब को सिक्योर ऐसे करना है कि भाई हम फ्री में करें ही क्यों, रिस्क क्यों ले? जी सर। बेटर है भैया अपना नाम लिखाओ, अपना आईडी प्रूफ दिखाओ या फीस रिसिप्ट दिखाओ, जॉब ले लो। लेकिन जी ऑप्शन सर। हमेशा रखो कि अगर मान लीजिए कोई जेन्युइन कैंडिडेट है, आप जिसको जानते हो आप ले आकर के हमें दे दो। आपको लगता है सर मैं ये 10 कैंडिडेट हैं जेन्युइन है, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, तो हमें तो आप ऑन द स्पॉट आज के डेट में हमें 200 कैंडिडेट दे दो, मैं 200 का कल की ज्वाइन करा देता हूँ। 50-50 कैंडिडेट, 4 लोग हो, 50-50 कैंडिडेट ला करके दे दो, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मैं 200 बच्चों की ज्वाइनिंग करा देता हूँ। खाना पीना रहना कंपनी द्वारा रहेगा। जी सर। जॉब लोकेशन मैं बताता हूँ ना, एडिडास का नाम सुना है सभी लोगों ने? जी सर। यस सर। यस सर। एडिडास कंपनी का एक सिस्टर कंपनी है वाकरलू इंटरनेशनल। वाकरलू का 3 प्लांट है, एक कोयम्बटूर में है, एक मैसूर में है, एक बालाघाट में है। बालाघाट लोकेशन में 200 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। हम 18,000 रुपये सैलरी, रहना खाना सब कंपनी की तरफ से, प्लस कंडीशन ये है कि वो पढ़ाई करे। आप हम उनको 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कैंडिडेट चाहिए, कैसे भी ला करके दे दो। अब आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर अब हम क्या कर सकते हैं? उसको खाना पीना रहना सब कुछ दे दिए, उसका तो रेंट भी नहीं लगे, वो जा करके बस ज्वाइन करे, राइट ना? जी सर। उसी तरह से हमारी एक और क्लाइंट है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में हमारे पास वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का जॉब है। 20,000 रुपये से लेकर के 24,000 रुपये का हम उसको स्टाइपेंड वजीफा देंगे हर महीने, प्लस खाना अलग से देंगे, ट्रांसपोर्ट अलग से देंगे। जी सर। जॉब लोकेशन बेंगलोर रहेगा। हमें 500 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, आप ला करके हमें दे दो, हम ऑन द स्पॉट उसकी ज्वाइनिंग करा देते हैं सभी का सभी। लेकिन उनके एडमिशन की गारंटी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोकली आप हो। अगर आप चाहते हो कि उनका डायरेक्टली जी सर सर। पहले पहले इनको जॉब दे दो तब ये करेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम, हम तो देने के लिए तैयार हैं।
लेकिन एंड ऑफ द डे हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि सर इस बच्चे का एडमिशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, जी सर। या कल का वो चोरी करके भागता है या कुछ और करके भागता है कंपनी में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? लेकिन अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसके अंदर एक डर रहेगा कि मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा पैसा लगा हुआ है 10-5 हज़ार रुपए फीस में, वो मेरा नुकसान हो जाएगा। कम से कम इसी डर से वो कुछ करेगा नहीं, राइट ना? जी सर। वो कंपनी में रुकेगा। हम यही तो चाहते हैं कोई ईमानदारी से काम करे और सीखे। क्लियर है? यस सर सर। और एक सवाल है जी। सर, जैसे आपने एडमिशन की बताया, रिसिप्ट ला के दिखाना और आईडी कार्ड ला के दिखाना है, हाँ, तो एडमिशन मैं करवाऊंगा या फिर वो जिस कॉलेज में करना चाहता है वो खुद से जाके नहीं, करवाएगा? उसको चॉइस नहीं दिया जाएगा, वो कंपनी डिसाइड करती है। अच्छा। क्योंकि एंड ऑफ द डे उस बच्चे का एग्जाम कौन कराएगा? कंपनी कराएगी ना। हाँ। अगर वो अपने मन के कॉलेज में ले लेगा तो फिर 2 महीने बाद 1 महीने बाद छुट्टी मांगेगा, सर मुझे छुट्टी चाहिए, एग्जाम है, ये है, वो है। फिर कंपनी जी सर। इतना नहीं दे पाएगी। तो कंपनी का ऑलरेडी टाई अप रहता है किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ। तो जिस भी वो कोर्स में पढ़ाई करना चाहता है उसी कोर्स में उसको एडमिशन करा दिया जाएगा। अगर वो पॉलिटेक्निक करना चाहता है पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग, एमबीए तो एमबीए, फार्मेसी, नर्सिंग, जो भी करना चाहता है। क्लियर? जी सर। स्क्रीन दिखाई पड़ रही जो मैंने शेयर किया अभी? यस सर। हाँ। मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, 1-2 वीडियो, 1-1 मिनट का है, 2-2 मिनट का। आप थोड़ा सा वॉच करिए और तब डिसीजन लीजिए। मंत्री के कर कमलों द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ। युवाओं को कुशल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सबसे उत्तम माध्यम है। अप्रेंटिस कार्यस्थल पर काम करते हुए न केवल सीखता है बल्कि वो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी पाता है और एम्प्लॉयर को भी इस स्कीम से बहुत लाभ मिलता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मकसद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और अप्रेंटिसों की वर्तमान संख्या 2.3 लाख को बढ़ाकर 2020 तक 50 लाख करना है। जो ऊपर जाएं, उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की हब का कैपिटल बनने की बन सकती है। 4 वर्ष में 50 लाख प्रशिक्षित कार्यबल सृजित करने हेतु अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। ये पहला मौका है जब भारत सरकार ने आगे बढ़कर इस नई पहल की शुरुआत की है। एम्प्लॉयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने वाले हर अप्रेंटिस को कम से कम प्रति माह 7,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहा है। भारत सरकार प्रत्येक एम्प्लॉयर को इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेंड का 25% या अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह प्रति अप्रेंटिस के हिसाब से दे रही है। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही अपने विकास को एक नई गति दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल के कोर्सेज को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ट्रेनीज पास्ड आउट फ्रॉम ITI कोर्सेज, स्कूल पास आउट कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इस स्कीम से युवाओं को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। इसका लाभ उठाकर युवा सफलता की नई इबारतें लिख रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम युवाओं को कौशल से जोड़कर कुशल भारत बनाने के सपने को साकार कर रही है, उनके कौशल को निखार रही है, उन्हें जीने की नई राह दिखा रही है।
और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों को सार्थक कर रही है। हम सभी उद्योगों से अपील करते हैं कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए और कौशल भारत के भागीदार बने। सो वीडियो आपको समझ में आ गया, दिखाई पड़ गया? जी सर। यस सर। प्राइम मिनिस्टर का मैसेज क्या था? प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला, कोई बता सकता है? ये सर प्रोग्राम जो उनके लिए है, ये प्रोग्राम उनके लिए है जो किसी कारणवश समाज में छूट गए हैं, रह गए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे पढ़ने में कमजोर हैं, चाहे फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, नक्सलिज्म टेररिज्म के विक्टिम्स हैं, SC ST हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। भाई सिंपल बात है, जो इंसान बुलेट से चलता है या मर्सिडीज में चलता है, वो 15,000 रुपये या 20,000 रुपये का जॉब क्यों करेगा? करेक्ट ना? तो ऑब्वियसली ये जॉब जी सर। प्रोग्राम है उनके लिए जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं। एक दूसरा बेनिफिट हम देखते हैं। The dream of Make in India now looks like a shining reality. As the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Human Resource Development come together for a common goal to skill India's youth. Taking a step forward in training the country's youth in order to make them employable, the Government of India has introduced the National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS, a scheme that aims to impart hands-on training to the youth through an effective apprenticeship training program. The program will not only benefit graduates and undergraduates, it will also be extended to schools and other educational institutions in the near future. Participants of the program, both individuals and organizations, will be benefited in several ways. Benefits to the candidates include on-the-job training by industry experts, freedom to decide a profession of their choice, government-prescribed stipend, certificates by the government and the... So these are the benefits to the candidates. On the job training, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने का छूट, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित उसको स्टाइपेंड, और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री द्वारा उसको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके साथ ही कैंडिडेट को डिग्री कॉपी, डिग्री इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, फार्मेसी, नर्सिंग जो भी करना चाहेगा, फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, ये सभी नेटवर्क फाउंडेशन के द्वारा अलग से दिया जाएगा। इसी की लाइन में मैं आपको थोड़ा सा एक और प्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि हम लोग काम कैसे करते हैं। This is Rahul. Rahul wants to make a career in a particular industry, but Rahul finds it difficult to clear his interviews. That's because Rahul lacks the skill set to qualify for the job. His lack of skills prevent him from securing the job he aspires for. Rahul learns about apprenticeship and decides to gain skills by becoming an apprentice. Rahul visits www.apprentices.in, registers for an apprenticeship program and begins applying for different apprenticeship opportunities. He also uses the time to gain capabilities in areas he was lacking in. Soon, Rahul is selected as an apprentice in a company that he applied to at apprentices.in. Initially, he is provided with the required training and the operating practices. Next, he is assigned to a senior with whom he quickly learns the practical aspects of the job. Very soon, Rahul moves on to managing larger tasks all by himself. Rahul is learning tremendously
and earning a handsome stipend. As Rahul gains experience, he is now given more responsibilities and exposed to different facets of the job and the company. By the end of his apprenticeship, Rahul has a good understanding of the industry and the job role. He has now gained capability and the relevant skills that he lacked earlier. Now Rahul has the required qualifications to perform well at job interviews. And he can choose the best from the job offers that he receives. Rahul now has the dream job that he always aspired for. He now has the qualification, skill and capability to contribute and perform well. Rahul is smart. Be like Rahul. Become an So Rahul is smart, be like Rahul, become an apprentice. सो होप कि अब आप लोगों को क्लैरिटी आ रही होगी थोड़ा सा कि ये अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग काम करते हैं, राइट। थोड़ा सा एक दो वीडियो देखते हैं, एक एक मिनट का है। कुछ जो बच्चे प्लेसमेंट हो गए हैं उनका नेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू हुआ है। हुनर का विकास तभी होता है जब उसे निखरने का मौका मिलता है। इसी को समझते हुए सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स को थोड़ा सा बदला है। सरकार ने 2016 में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 में व्यापक सुधार किए थे, जिससे अब इंडस्ट्री युवाओं को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत युवाओं को अधिक हुनरमंद बनाने में दिलचस्पी ले रही है। इससे अलग अलग इंडस्ट्रीज में युवा अधिक हुनरमंद बनकर निकल रहे हैं। अप्रेंटिस एक बार करने के बाद में उसको आगे एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं आए, तो एटलीस्ट जो इंडस्ट्री को स्किल चाहिए वो अप्रेंटिस के बहाने से उसको अपग्रेड करके और आगे इंडस्ट्री में अपने स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रेडी कर सकते हैं। और रेडी करने के बाद में फर्दर जो भी आगे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट हो उस बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नैप्स 2016 में जब से आया है तो मेरे हिसाब से जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का टारगेट था 5 लाख है, वो पर ईयर के साथ उसको बढ़ाना था और 2020 तक का उसको 50 लाख का लेके जाना था। तो उसमें गवर्नमेंट ने काफी प्रोग्रेस की और कई सारे जैसे वर्कशॉप भी लगाया, लोगों में अवेयरनेस भी फैलाया। नेप्स की पहल से अब इंडस्ट्री और युवा दोनों को फायदा हो रहा है। मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है, नैप्स के थ्रू। वहाँ पे मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरे को कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, फिर बाद में मेरा लिस्ट में नाम था, जिससे मेरे को पता चल गया कि हाँ मेरा फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। कौशल की लहर हर राज्य और हर शहर में पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी विशेष प्रोत्साहन राशि दे रही है। सो नाउ द थिंग इज कि ये सभी इनिशिएटिव्स हैं। थोड़ा सा हम एक और वीडियो देखते हैं, एक प्रिंसिपल का फीडबैक। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे बहुत इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स मतलब ट्रेनीज जो स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं दोनों का ही फायदा होगा। कंपनियों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डायरेक्ट जो है स्किल ट्रेंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने की, और स्टूडेंट्स के लिए ये एडवांटेज है कि उनको डायरेक्ट कंपनियों के बारे में पता चलेगा और वो इजीली उनको अप्रोच कर सके। तो ये है फीडबैक एक प्रिंसिपल का। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्राइम मिनिस्टर दोबारा एक जगह और बोल रहे हैं, तो उनका फीडबैक क्या है। हाँ, चीन के अंदर जो कि साम्यवादी विचार से चलने वाले मूलभूत तो लोग हैं, चीन के अंदर 2 करोड़ अप्रेंटिसशिप पर लोग काम कर रहे हैं। चीन के अंदर, जापान में 1 करोड़ लोग अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे हैं। जर्मनी बहुत छोटा देश है, हमारे देश के किसी राज्य से भी छोटा देश है, वहां पर 30 लाख लोग अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना चाहिए 125 करोड़ का हिंदुस्तान, सिर्फ 3 लाख लोग अप्रेंटिसशिप पर काम कर रहे हैं। मेरे नौजवानों का क्या होगा मैं पूछना चाहता हूं। मैं सभी श्रमिक संगठनों से पूछना चाहता हूं, क्या इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इन नौजवानों के लिए अवसर खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? और भारत को आगे बढ़ाना है तो हमारे स्किल को काम में लाने के लिए ये हमें अवसर देना पड़ेगा। सरकारों ने, उद्योगकारों ने भी सोचना होगा, इसलिए कि कानून के दायरे में फंस जाएंगे, इसलिए कोई अप्रेंटिसशिप किसी को देनी नहीं, किसी नौजवान को अवसर नहीं देना।
ये उद्योग कार्य जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं, मैं नहीं मानता हूं ये लंबे अरसे तक दरवाजे बंद करके बैठ पाएंगे। देश का नौजवान लंबे अरसे तक इंतजार नहीं करेगा। और इसलिए मैं उद्योगकारों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आपका दायित्व बनता है, मुनाफा कम होगा, लेकिन अगर इतनी मात्रा में आपके यहाँ श्रमिक हैं तो इतनी मात्रा में अप्रेंटिसशिप ये आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनना चाहिए। सो यह है अपना प्राइम मिनिस्टर का प्रेजेंटेशन जो कि आप लोगों ने देखा। थोड़ा सा मैं बहुत कम टाइम बचा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी 7 बज गया है। मैंने आप लोगों का टाइम 7 बजे तक ही लिया है, लेकिन फिर भी एक प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा, एक इंटरव्यू का पार्ट। बायोडाटा मुझे दे दो, मैं मैनेजर को दे दूंगा। वो देखो, नौकरी की तलाश में आए कितने इंजीनियर्स ने मुझे बायोडाटा दे रखा है। तो आपने इंजीनियरिंग की है, पर हम तो नए लोगों को अभी नहीं ले रहे हैं। हमें तो सिर्फ ट्रेन कुशल ग्रेजुएट्स की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के जरिए स्किल हासिल कीजिए और फिर आइए। लाखों शिक्षित युवा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक और +2 वोकेशनल पास कर चुके छात्र रोजगार के लिए तैयार हो जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से भविष्य में रोजगार पाने के लिए अब आवश्यक स्किल प्रदान करेंगे। 25,000 से ज्यादा सरकारी और निजी प्रतिष्ठान 1 साल की स्किल ट्रेनिंग के लिए आपको स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिस के रूप में लेने के लिए तैयार है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पूरा होने पर क्षेत्रीय बोर्ड्स भारत सरकार का प्रमाण पत्र जारी करेंगे और उसे आपका 1 वर्ष का अनुभव माना जाएगा। आज ही लॉग ऑन कीजिए। तो ये है प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर का जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका हालांकि बहुत सारे वीडियो जो है मैं आपको लोगों को दिखाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक वीडियो ज़्यादा नहीं, बहुत कम टाइम है। तो महेश, क्या चेयर बनाया? तेरे हाथ में कुछ जादू है। क्या भाव, जादू तो आपके हाथों में। ओए, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाऊ, मैं तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने एक लकड़ी के टुकड़े से क्या माइंड ब्लोइंग चेयर बनाया है। महेश को चाहिए, जब मेरे हाथ में लकड़ी का बैट होता है ना, मैं भी थोड़ा कुछ कर लेता हूँ। थोड़ा? हम दोनों के इन हाथों में हुनर है। कारपेंटर हो या क्रिकेटर, हुनर होना जरूरी है। तो फर्क क्यों? मतलब हम में कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भाऊ, ये बात बस आप मेरी बीवी को बता दो। ये बात महेश तो समझ गया। और आप, I support skill India. So now the thing is, this is the brand ambassador of this program and we are working with them. There are so many videos जो कि हम लोग जब ट्रेनिंग में आप लोग ज्वाइन करोगे तो हम आपको दिखाएंगे। और जिन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, आपको फीडबैक भी दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं अगर कोई दिखा दूं, चलो एक बच्चों का ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट फिर भी एक आग दिखा देता हूं। शायद इसका दिखा दो। मेरा नाम धीरेन मिस्त्री है, मैं गुजरात से हूँ। मैं बाइकला में रहता हूँ। अभी गोदरेज में जॉब के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करने आया, तब मुझे नेटटेप इसके बारे में मालूम पड़ा, जिसके थ्रू मैं आज जॉब पे हूँ। तो मैं यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड के थ्रू लगा हूँ। 15 नंबर प्लांट में मशीन पे वर्क करता हूँ। साथ में बाद में 2 महीने के बाद हमें मालूम पड़ा RI क्लास भी होता है। तो यहाँ काम करने के साथ स्टाइपेंड भी मिलता है और क्लासेस भी चलते हैं। तो क्लासेस के थ्रू हमें सॉफ्ट स्किल्स का मालूम पड़ा, जिसके थ्रू हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। जिसके सर है आसिफ कुरैशी, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और नेटटेप, खासकर नेटटेप और टीमलिस्ट के थ्रू आज यहाँ लगा हूँ, उसके लिए जो आज मुझे इतना सीखने मिल रहा है, मेरा जॉब भी चल रहा है और पेमेंट भी आ रहा है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद। उसके साथ ही आज हमारा फ्यूचर भी अच्छा बनेगा, क्योंकि इसके थ्रू हमें सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो एक कैंडिडेट ये है, इसके अलावा 1-2 कैंडिडेट का और मैं दिखा देता हूँ क्विक वे में। Myself Sajid Oram from Odisha. I have completed my ITI from Don Bosco, Kolkata, from the trade machinist. I came Beckett Industries Private Limited. Over here, I have come to know about the quality. Beckett have taught me so much about the quality, so that the customer
will appreciate. And now I have got the opportunity to learn Bachelor in Business Operation of 3 years. Now the point is to tell you that this candidate is doing BBA while working as a machinist operator. Similarly, one more, let me check it out. There are so many videos are there that I'd like to show you. Right. परदेसी है। मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, भुसावल सिटी है और फिलहाल मैंने अभी रेलवे अप्रेंटिस किया है और उसके 1 ईयर का अप्रेंटिस होने के बाद में मैं अभी 2 मंथ्स हुए गोदरेज में ज्वाइन किया। गोदरेज ज्वाइन करने में जब मुझे पता चला इंटरव्यू में कि यहाँ पे निटैप करके एक ट्रेनिंग चालू है जिसका पीरियड 3 इयर्स का है और ट्रेनिंग के अंदर हमको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ऑन जॉब भी मिलेगा और सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल क्लासेस भी हो गए। और ये सारा होने के बाद में अभी मैंने गोदरेज ज्वाइन करने के बाद में मेरे को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट के अंदर इसरो का पार्ट्स बनते हैं, स्पेयर पार्ट्स है, असेंबली पार्ट है, उसमें हम लोगों को काम करने के लिए सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग और प्लस हमको सॉफ्ट स्किल्स का क्लासेस भी होता है। यहाँ पे सारा ट्रेनिंग चल रहा है नीटैप के थ्रू। गवर्नमेंट पहले 1 ईयर के लिए जैसे ट्रेनिंग देता था अप्रेंटिस, वैसे नीटैप के लिए जो हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है 3 इयर्स में, उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिल रहा है। और जो हम लोगों के ट्रेनर है, ट्रेनर सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर भी ठीक है, मतलब जो क्लास में होता है वो शॉप फ्लोर पे होता है, वो सारा क्लास में प्रैक्टिकली भी लिया जाता है और सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सब कुछ बताया जाता है हम लोगों को। नेटैप के अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों को अगर किसी भी कंपनी के अंदर काम जॉब करना है तो सॉफ्ट स्किल हो गया या फिर किसी भी स्किल्स के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। थैंक So this is the feedback. There are so many videos are there guys. So मैं इतना क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। So अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन और हम आपको फाइनल आपको बताएंगे इनपुट की अब आप लोगों को काम कैसे करना है। तो अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे अपना आप लोग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, कॉपीज, शॉर्ट कॉपीज 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जो भी आपने कर रखा है। उसके साथ ही आप अपना एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार कार्ड कॉपी, एक फ़ोटोग्राफ आईडी कार्ड के लिए, और अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हो आगे का कुछ एमबीए, बीटेक, फार्मेसी, नर्सिंग कुछ भी करना चाहते हो तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन हमें दोगे कि सर मैं पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, तो हम आपका एप्लीकेशन भी उसमें लगा देंगे। तो आपका पढ़ाई का भी फॉर्मेलिटीज़ साथ साथ पढ़ाई भी होती रहेगी। अगर पढ़ाई नहीं करना चाहते हो चॉइस आपकी है, बट मेरा सजेशन है कि पढ़ाई आप लोगों को करनी चाहिए क्योंकि जब कंपनी स्पॉन्सर कर रही है प्लस उसके साथ ही आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, सैलरी दिया जाएगा, तो फिर आपको पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट चॉइस आपकी है। तो एनी क्वेश्चन एनीवन? यस सर। यस आशुतोष। सर ये डॉक्यूमेंट्स सेंड कहाँ करने हैं आपको? आपको आप लोग चारों लोग क्या करोगे, आप हमें मैं आप लोगों को ईमेल आईडी बताता हूँ, netapsfoundation@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। मैं आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, netapsfoundation netapsfoundation@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। और नहीं है तो आपके पास व्हाट्सअप है हमारा ऑफिस का, तो आप उस नंबर पर अपना अपना नाम रिप्लाई कर दीजिए, सर मैंने इंटरव्यू अटेंड कर लिया है, जॉब मुझे समझ में आ गया है और मुझे करना है ये काम, तो हम आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भेज देंगे और आप लोग ज्वाइनिंग फॉर्म को फिलअप करिएगा। ध्यान रखिएगा ज्वाइनिंग फॉर्म के साथ साथ आपको एक फॉर्म और मिलेगा, गोल सेटिंग फॉर्म। गोल सेटिंग फॉर्म कॉन्फिडेंशियल होता है, आप एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे। गोल सेटिंग फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप अपना खुद का गोल सेट करेंगे कि मुझे 1 महीने में क्या करना है, मुझे 10% करना है, 15% करना है, 20% करना है, 25% करना है। वही नंबर डालिएगा जितने जो आप कर सकते हो, अननेसेसरी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ प्रेशर नहीं है। तो आप वही चीज़ डालिए कि मैं इतना कर सकता हूँ, इतने बच्चों का एडमिशन, इतने बच्चों को प्लेसमेंट कर सकता हूँ 1 महीने में, तो उतना डालिएगा। और वो कॉन्फिडेंशियल होगा, किसी को शेयर नहीं किया जाएगा, और क्योंकि इंसेंटिव आपका उसी के अनुसार डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? तो गोल सेटिंग फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म प्लस एक फॉर्म और रहेगा, आईडी कार्ड फॉर्म मिलेगा। तो इन तीनों फॉर्म को भरेंगे, आपका 3 दिन के अंदर आईडी कार्ड वगैरह मिल जाएगा और उसी 3 दिन के अंदर आपका ऑफर लेटर भी आपको ईमेल पे मिल जाएगा। क्लियर है इतना चीज़? यस सर। यस सर। नाउ दो लास्ट स्टेज होता है, वो ये होता है कि आप लोगों को अपना एक ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा जीमेल पर। जैसे आपका नाम सुबोध है तो subodh.netapps@gmail.com, ashutosh.netapps@gmail.com, प्रीतम.netapps@gmail.com, anil.netapps@gmail.com।
सिर्फ इसी फॉर्मेट में ईमेल आईडी बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल ईमेल आईडी हमारा सभी एम्प्लॉय का इसी फॉर्मेट में होता है। दूसरी चीज़ ये है, सभी लोगों को लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना मैंडेटरी होगा और उसका लिंक्डइन रिक्वेस्ट हमें भेजना ज़रूरी होगा, और या लिंक को कॉपी करके हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, उसको हम वेरीफाई करेंगे। और उसमें जो करंट एम्प्लॉयर होना चाहिए उसमें नेटएप्स फाउंडेशन दिखना चाहिए आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, इवन आपके अदर सोशल मीडिया पेज पे, और प्लस वहाँ पे कंपनी का लोगो भी दिखना चाहिए। ये वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एचआर का प्रोफाइल रहेगा, क्योंकि जो आपका डेजिग्नेशन रहेगा वो जो लोग एक्सपीरियंस हैं असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग एंड एडमिशन का रहेगा, तो आपका प्रोफाइल एचआर का है। जो लोग फ्रेशर हैं उनका ना प्रोफाइल रहेगा एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल रहेगा। क्लियर है? जी सर। क्वेश्चन? सर एक लास्ट क्वेश्चन है। जी आशुतोष। सर ये मैं जिस कंपनी अभी करंट वर्क कर रहे हैं, हम में से कोई भी जो भी एक्सपीरियंस है, अब वहाँ सर अगर कोई पॉलिसी है कि जैसे 1 वीक पहले या 15 डेज पहले बताया जाता है रिजाइन करने से, तो मैं डॉक्यूमेंट अभी शेयर कर दूं, बट वो 15 डेज के बाद वो नोटिस पीरियड जो चलता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल, आप नोटिस पीरियड वहाँ पे सर्व करिए, और जब तक आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब नहीं करते हो, तो मैं आपको देखो एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जॉब ऐसा है, देखिए अगर आप फुल टाइम करोगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी फुल टाइम का मिलेगा। क्लियर है? अगर आप ऑफर लेटर में मेल करते हो कि सर मुझे पार्ट टाइम ही करना है, तो पार्ट टाइम का आपको सैलरी मिलेगा, मतलब आधी सैलरी मिलेगी। अगर कल का आप बोलते हो सर मैं अगर कहीं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं फ्रीलांस या एज एन एजेंट काम करना चाहता हूँ, तो हम आपको फिर एजेंट के रूप में भी कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जब भी फ्यूचर में आप बोलोगे कि मुझे फुल टाइम करना है, हम फुल टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। तो तीनों ऑप्शन आपको दिया जाता है। क्लियर है? तो फुल टाइम करोगे तो पूरी सैलरी, पार्ट टाइम करोगे तो आधी सैलरी, और अगर आप फ्रीलांस या एजेंट के रूप में करना चाहते हो तो उस केस में जैसे इंश्योरेंस को एजेंट को कमीशन मिलता है, उसको इसी तरह से आपको भी कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि आपके अंडर में सभी लोग, जो लोग जैसे आप अनिल और कौन एक और है जो कि कॉलेज में अभी हैं, तो अगर आप लोग कॉलेज में हो तो अपना एक कैंपस एम्बेसडर 2-4 लोगों को बना लीजिए। वो बच्चे आपको रेफरेंस दे देंगे, आपको हेल्प करेंगे। और हर एक जो लोग सीनियर हैं, सुबोध और आशुतोष, आप दोनों लोग सीनियर हो, तो आप लोग कोशिश करो कि अपने अंडर में कम से कम 4 से 5 लोगों की टीम ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि 10,000 डाटा आ जाएगा तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका काम यही आसान हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये है। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस वन। और आप लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दीजिए, शेखर वहाँ पे होंगे और शेखर आपको रिप्लाई कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग सबमिट करिए और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट करिए। ओके सर। यस सर, क्लियर। सो कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ऑलराइट, तो सभी लोग आप लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दीजिएगा शेखर को, शेखर आपको डॉक्यूमेंट भेज देंगे। थैंक यू अनिल, थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सुबोध, आई एम प्रीतम टू यू। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।